प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर ओल्डर अडल्ट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एंड वेलनेस का, क्योंकि हम तरतीब से जा रहे हैं। पहले हमने बच्चों के बारे में बात की, फिर हमने प्रिवेंशन के बारे में बात की, फिर हमने फीमेल्स के बारे में बात की, हम थोड़े से ओल्डर अडल्ट्स के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट हैं ऐसे जो है ना, इसमें मेंशन किए हुए हैं टेस्ट के नाम जो आपको याद होने चाहिए, जो पूछ लेते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये अगर आपकी काइनेसियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है प्रिवेंशन प्रैक्टिस फॉर ओल्डर अडल्ट्स की, कि क्रोनोलॉजिकल एज में डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज एन ओल्डर अडल्ट। अब जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो डिटरमाइन करती है कि जो बंदा है वो ओल्डर अडल्ट है या उसके अलावा। हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं जो बहुत सी मतलब डिफरेंट सोर्सेज हैं पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से जो वो सीनियर सिटीज़न की जो एज डिटरमाइन होती है। पाकिस्तान में 60+ पे जो वो सीनियर सिटीज़न जो है उसको करार दे दिया जाता है, बाकी मुल्कों में 65 और ओल्डर को करार दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी सोर्सेज कैटेगराइज पीपल एज ओल्डर एज अडल्ट और सीनियर सिटीज़न इफ़ 65 और ओल्डर। अगर 65 या इससे ओल्डर है तो वो सीनियर सिटीज़न जो है वो करार देते हैं, ठीक है। अब कुछ फर्दर डिस्टिंग्विशेस उन्होंने की हुई है, तरतीब दी हुई है, जिसके हिसाब से आप जो डिटरमाइन कर सकते हैं। यंग ओल्ड किसको कहते हैं, वो 65 से 74 की एज के बीच में वो यंग ओल्ड का टाइटल देते हैं, ठीक है। और ओल्ड बिटवीन, और ओल्ड किसको कहते हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट जिसको हम बूढ़ा कह सकते हैं, ओल्ड कह सकते हैं, वो देते हैं 75 से 84 के दरमियान। ये रेंजेस पूछते हैं वो, और BCQs में आती हैं कि भाई 65 से 74 के दरमियान आप जो वो क्या कहते हैं, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ओल्ड है, यंग ओल्ड है, और अजीब अजीब उन्होंने लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप ये स्लाइड देख कर जाएंगे तो आपका हो जाएगा हल, ठीक है। तो यंग ओल्ड था 65 से 74 ईयर्स के दरमियान। ओल्ड जिसको हम कहते हैं परफेक्ट ओल्ड 75 से 84 के दरमियान। और जो ओल्ड ओल्ड है, अब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मज़ाहिया लग रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ओल्ड ओल्ड जो है वो है 85 और उससे अबव वाले को जो है ओल्ड ओल्ड कहते हैं। फ्राइल एल्डर्स जनरली ओवर द एज ऑफ 65 एंड प्रेजेंट विद डिफिशियंसीज इन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। अब फ्राइल एल्डर्स के बारे में बात हो रही है कि भाई एल्डर्स के बारे में बात हो रही है कि भाई 65+ जितने भी एल्डर्स होते हैं उनके अंदर कम से कम ये 2 डिफिशियंसीज लाजमी होती हैं। ये 2 कह रहे हैं हमारे यहाँ सारी मौजूद होती हैं, फिजिकल होगी, कॉग्निटिव होगी, न्यूट्रिटिव और सेंसरी। सेंसरी हो जाती है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं थोड़ी सी एज ज़्यादा बढ़ती है तो उनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो चल नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं, और उनकी ग़िज़ा भी जो है वो कम हो जाती है। तो जो एल्डर्स की हमें बात हो रही है 2 चीज़ों की, 2 आपने याद रखनी है, लेकिन चारों के नाम याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा कि इन चारों में से 2 डोमेन्स में लाजमी जो है प्रॉब्लम आ जाती है 65+ की एज में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं विद एजिंग वो क्या है, देखिए मसल स्ट्रेंथ का चेंज आ जाता है। ये मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। आइसोमेट्रिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है लोगों की खत्म हो जाती है 50 से 59 ईयर्स की उम्र में, यानी कि वो अपना बैलेंस खोना शुरू कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी भाग भाग के एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाली बात तो हमारे अंदर भी हो गई है ना, मोबाइल चला चला कर, गेम खेल खेल कर। तो ये आपसे जो है ना वो कह सकते हैं, जो एग्जामिनर होंगे ना वो ये सवाल आ सकता है। तो हमारे अंदर ये हमारी अपनी मर्ज़ी से है ना, और वो उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहती। तो 50 से 59 ईयर्स की एज के दरमियान 2 चेंजेस कौन से आते हैं, लॉस ऑफ आइसोमेट्रिक एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ। दूसरा ये कि जैसे एज बढ़ती रहती है उस हिसाब से टाइप 2 मसल फाइबर्स जो होते हैं, जो हमने एक्सरसाइज वाले पोर्शन में पढ़ा था और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि जो टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, और मसल मास यानी वज़न भी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस को हम नॉर्मल कहते हैं, जिनको हम गलत मतलब ज़्यादा उसमें नहीं लेके जाते, वो होते हैं आपका मसल मास और बोन डेंसिटी। इनएक्टिविटी हो जाती है। देखिए ना, जब आप हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पे आपका बोन डेंसिटी भी कम होती है और मसल मास भी कम होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट बॉडी काम ही नहीं कर रही, जो बॉडी को याद रहे कि भाई मेरे पास ये मसल्स भी हैं और उनके ऊपर वो एक्टिविटी करें। तो जब आप थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है तो लोगों की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है और फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ने की वजह से उनका मसल मास भी कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर वो रेगुलर हफ्ते में जो 3 दिन ट्रेनिंग लेंगे, थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज ट्रेनिंग करेंगे, तो वो इस चीज़ को जो है वो कम भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, चेंजेस इन बोन एंड जॉइंट्स। अच्छा, हमें ये मालूम है कि फीमेल के अंदर मेनोपॉज की वजह से और मेल्स के अंदर वैसे ही जब आपकी एज बढ़ती रहती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन कम होता जाता है, और जो बकाया उम्र के लिए जो कोलेजन चाहिए तो वो जो डिपॉजिट होता है आपके बोन के अंदर, वो उसको यूज़ कर लेती है बॉडी। तो उसकी वजह से जो आपकी बोन डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी बोन जहाँ से, देखो ना हमारे पास जो हाथ और पाँव की जो बोन है, फीमर है या ह्यूमरस है, तो इसका जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जहाँ पे कॉन्डाइल्स होते हैं, जो इसका ऊपर वाला एपिफाइसिस होता है, वहाँ पर ये थिक होती है और बीच में से थोड़ी सी पतली होती है ना। तो इस तरीके से ये बात करें कि बॉडी की वो पार्ट जहाँ पर हमारे पास बोन पतली है ऑलरेडी,
तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है, यानी एक तो जॉइंट भी वहाँ पर है और बोन वहाँ से पतली भी है, वहाँ पे आर्टिकुलेशन भी हुई है, तो वहाँ से जो हमारे बोन है ना उसकी जो डिपोजिशन है वो कम होना शुरू हो जाती है और हमारी बोन जो है थोड़ी सी पतली हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ डिफर फ्रॉम द साइड टू साइड मोर पेरिफेरल लाइक रेडियस इज रिलेटिवली स्टेबल इन कंपेयर टू सेंट्रल स्केलेटल स्ट्रक्चर सच एज स्पाइन नेक ऑफ फीमर। अब जो नेक ऑफ फीमर है वो भी पतली सी होती है और जो आपकी स्पाइन है उसके आपको पता है कि उसके बीच में जो जहाँ पे आर्टिकुलेशन हुई होती है वो हिस्सा भी थोड़ा सा नाजुक सा होता है ना, तो वहाँ पर भी जो आपके पास बोन डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग झुककर चलना शुरू कर देते हैं, वेयर एंड टेयर का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, टेयर ज़्यादा होता है, वेयर कम होता है, यानी टूटता ज़्यादा है बनता कम है, जॉइंट्स का फ्लूइड खत्म हो जाता है, तो चलते हुए जो ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लोग को चलते हुए उठते हुए करड़ करड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करवा दें, अच्छी सी एक्टिविटीज़ दे दें उनको और उनकी पोस्चरल अलाइनमेंट कर दें जैसे कायरोप्रैक्टर करते हैं, तो बहुत अच्छे से जो है ना उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वापस आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि वापस से पोस्चरल अलाइनमेंट हो गई है, अच्छे से लोकेशन पर आ गई है, बोन जो रेंज कम थी वो ज़्यादा हो गई है और जो क्या कहना चाहिए, जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई है, रगड़ कम होने की वजह से जो उनकी वॉकिंग है ना उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाता है। तो हम ये कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज भी दे सकते हैं और कायरोप्रैक्टर्स भी इसमें अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अब स्पाइन के बारे में जैसे मैंने पीछे बात की और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप एजिंग के साथ जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना वो वाटर लूज़ करना शुरू कर देती है, लिक्विड लूज़ करना शुरू कर देती है, वो चपटी सी हो जाती है और पोरस हो जाती है। अब पोरस हो गई तो इसके साथ जो सेल्यूलर लेवल पे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं। आपकी जो स्पाइन जो आपको कमर को सीधा रखने में हेल्प करती है, जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी सिग्नल्स आते हैं जाते हैं मोटर सेंसरी, उनको इंटीग्रेट करती है आपस में। अगर उसके अंदर ही ऐसे चेंजेस आ गए जो आपके फ़ायदे के नहीं हैं, नुकसानदेह हैं, बोन ही डेंस हो गई, बोन ही जो थिक हो गई, फ्लैटन हो गई, वही पोरस हो गई, उसी के अंदर थोड़े डिलेटेरियस जो है वो डिफरेंसेस आ गए, तो आप क्या समझते हैं कि आप हेल्दी लाइफ जी सकेंगे? इसके अंदर आपके साथ एक तो आपकी हाइट कम हो जाती है, डिस्क के घिसने की वजह से आपकी हाइट कद बढ़ के थोड़ा छोटा हो जाता है। अच्छा, ये बात मुझे मेरे टेलर ने बताई थी कि मैम 40+ एज के बाद जो है ना, जो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उनके खुद ही जो है वो शर्ट्स 2 इंच छोटी बनाने शुरू कर देते हैं क्योंकि कद जो है वो कम होता है। ये बात उन्होंने मुझे उस टाइम पे कही थी, मुझे समझ में अब आ रही है अकॉर्डिंग टू साइंस। सोचने की बात है ना, उनका काम है, उनका एक्सपीरियंस है। बहरहाल तो हमारी स्पाइंस के पतले होने की वजह से हमारी हाइट छोटी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, कंप्रेशन की वजह से हमारा स्पाइनल कॉलम थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें झुक कर चलना पड़ता है। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट है जहाँ पे हमारी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट हो रही होती है आपस में, तो हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हमारा बैलेंस बरकरार रहना बंद हो जाता है, हमें छोटी छोटी बातों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, हमें कोई चीज़ समझाने के लिए बार बार जो है एक अल्फाज रिपीट करना पड़ता है। तो चेंजेस कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन जब, अच्छा एक बहुत कॉमन पॉइंट था, हमने फिजियोलॉजी में स्टार्ट में पढ़ा था, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है कि जब आपकी एज बढ़ती है तो हर 10 साल में आप जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपटेक करते हैं ना उसका 5-10% तक जो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या इस बात का, यानी आपने 80% इनहेल किया है फॉर एग्जांपल, बहुत अपने लंग्स फिल कर लिया और इनहेल किया है, तो हर 10 साल बाद उसमें से 10% जो वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब आप 20 साल के होंगे तो आपका 70% इनहेल होगा, जब आप 30 साल के होंगे तो आपका 60% जो है वो प्रॉपर मैक्सिमम वेंटिलेटरी अपडेट होगा। जब 40 ईयर्स के होंगे तो फिर वो 10% कम होता जाएगा। इस तरीके से अगर कोई बंदा 80 साल का है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका VO2 मैक्स कितना होगा और कितना ज़्यादा जो वो डिक्लाइन कर जाएगा। इसीलिए हल्का से भी सीढ़ियाँ चढ़ने से उनको तकलीफ़ हो जाती है, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते और वो घबराहट उनको हमसे ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक है, अब जब लाइट जाती है ना किसी इशू से, तो हमें तो बहुत देर बाद घबराहट होना शुरू होती है, उनको ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनका पहले ही मैक्सिमम वेंटिलेटरी जो अपटेक है वो हमसे बहुत ज़्यादा कम होता है, 20-25% बचा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको भी हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हमारी आवाम इतनी सीरियस नहीं होती कि इनके आखिरी दिन चल रहे हैं, बस मसल्ले पे गुजर जाएंगे टाइप्स थिंग। तो अगर चाहें तो इसको हम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर सकते हैं और ये ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी, कैसे उसकी हमने बात कर ली थी पीछे। चेंज इन साइकोमोटर फिजियोलॉजिकल फंक्शन बहुत समझने वाली और आसान चीज़ है कि भाई आपका साइकोमोटर परफॉर्मेंस जो है ऑर्डर्स में कम हो जाता है, यानी वो उनको ये एप्पल उठाना है, वो सामने पड़ा हुआ है, अब वो पहले स्लो बेचारे उठेंगे, अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे, फिर स्लो चल के जाके उसको लेकर आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो आइडिया जो है वो उसको ड्रॉप कर देते हैं और उनको एप्पल लेने जाना है, अभी वो सेट होके बैठे हैं कि मैं एप्पल लेने जाऊँ, अभी भूल जाते हैं यार मुझे करना क्या था, मैं तो कुछ सोच रहा था मुझे कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें साइकोमोटर परफॉर्मेंस को जो इफेक्ट करती हैं। बाकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वही होते हैं कि सेरेब्रोवास्कुलर
डिजीज़ हो जाती हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं। हार्ट डिजीज़ कैसे बढ़ जाती हैं? जैसे अभी हमने बात की ना कि वेंटिलेशन अपटेक कितना थोड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ तो ऑब्वियसली होगी। जब आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ तो ऑब्वियसली होंगी, आपका हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। कॉमन ऑब्जर्व चेंजेस कौन से होते हैं एजिंग के साथ? डिक्रीज़ इन चॉइस रिएक्शन टोन। चॉइस रिएक्शन टोन में जो डिक्रीज़ आ जाता है, किसी चीज़ को बोलेंगे आप ये उठा लें, इनमें से 4-5 किस्म की मिठाई पेश करें या फ्रूट्स पेश करें, बोले कोई एक उसमें से उठा लें, तो उनको बहुत ज़्यादा 4 से 5 मिनट लग जाते हैं को चूज़ करके किसी एक चीज़ को उठाने में, ठीक है। और उनको रोड क्रॉस करना है अगर, और सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हम तो इधर या उधर भाग जाएँ कहीं पे, और बच्चे भी ऐसा करते हैं कि वो डर के मारे रुक जाते हैं वहीं पे। लेकिन जो वो लोग जो होते हैं ना बेचारे, चलने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं चल पाते। और ये वाली जो है ना, मतलब चॉइस का जो रिएक्शन का जो काम होता है ना, उनमें थोड़ी सी स्पीड में कमी आ जाती है। मेमोरी, मतलब कोई भी काम को प्रोसेस करने के लिए उनको टाइम ज़्यादा लगता है, हर काम उनको मुश्किल लगता है। लेकिन उनकी फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, यानी एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ बिलीव टू डिक्लाइन विद एज, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है उनकी बढ़ जाती है, यानी मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जैसे कि हम कहते हैं ना जितनी उम्र के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है वो वाली बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फ्लूइड इंटेलिजेंस का लिखा हुआ है, जो अभी नई स्टडी आई थी उसके हिसाब से मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है ना, तो आपका दिमाग इतना वसी हो चुका होता है कि आप किसी भी चीज़ को जल्दी से याद कर सकते हैं। यानी आपने वो लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा उम्र में जो है ना कुछ किताबें हिफ्ज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी ज़्यादा उम्र में वो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो ये बात के न्यू इन्फॉर्मेशन लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, ये जो है वो अभी जो स्टडी है उसके हिसाब से नहीं मानी जा सकती। लेकिन क्योंकि हम स्लाइड्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। आगे क्या बात है? मोबिलिटी फॉर ओल्डर एडल्ट्स, देयर आर सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ऑफ स्लोइंग वॉकिंग स्पीड, प्राइमरी डिक्रीज इन लेग स्ट्रेंथ। लेग स्ट्रेंथ के कम होने की वजह से जो है वो मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से चलते हैं या चलना फिरना थोड़ा कम कर देते हैं कमर के दर्द की वजह से। और दूसरा ये कि उनको डर होता है कि हम गिर ना जाएं और फिसल ना जाएं, तो वो बड़े ध्यान से, सीढ़ियाँ भी आपने देखा होगा बड़े स्लो उतरते हैं। उनका जो चलने का अंदाज़ होता है, पाँव का कांपना, और जो उनके स्टेप का जो साइज़ होता है ना, एक पाँव से दूसरे पाँव के दरमियान का जो गैप होता है जिसको हम स्ट्राइड बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। अब वॉकिंग शुड बी इनकरेज फॉर ऑल ओल्डर्स मेंटेनिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड स्टेमिना। हम क्या कहते हैं कि बुजुर्ग हजरात को कि कम से कम वॉक तो कर लेनी चाहिए, है ना। तो अगर वो सुबह उठ के वॉक कर लें थोड़ा सा, या हल्की सी मॉडरेट एक्सरसाइज कर लें, तो इस चीज़ को भी रिकवर किया जा सकता है, ताकि उनका स्टेमिना सही रहे, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ से वो बचें, और दूसरा कि उनकी मोबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं ना वो रिजॉल्व हो जाएं। अब जो दूसरे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है ओल्डर एडल्ट्स में, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटिस इसलिए होता है क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो यूज़ नहीं हो पाता, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो घूमता रहेगा बॉडी में और शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कि आप देख सकते हो कि बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स वाले एरिया के अंदर वो कैल्शियम की जो डिपोजिशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अजीब सा भद्दे किस्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है, और क्रॉनिक जो है वो पल्मोनरी डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और सांस लेने में प्रॉब्लम से मैंने बताया कि आपको जो वेंटिलेशन अपटेक है वो हर साल 5 से 10%, हर 10 साल में 5 से 10% कम होता है। तो अगर किसी की एज 60 साल, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उसका, अगर वो ऊपर से ऊपर वो सिगरेट भी पीता हो, ठीक है, साथ में वो स्मोकर भी हो, तो फिर उसका कितना कम हो जाएगा। तो ये डिजीज़ तो होनी ही है। अगली चीज़ यहाँ पर थी न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग फॉर ओल्डर एडल्ट्स के लिए न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास 3 सवाल होते हैं कि वो अब दिखने में कैसे हैं, वो डिहाइड्रेटेड है या हाइड्रेटेड है। उनको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि खुश्क से हैं, उनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी कड़क सी हुई हुई है, लिक्विड नहीं है, पानी नहीं पिया हुआ उन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ये हमारी ऑब्जर्विंग वाली होती है। दूसरी होती है हम पूछते हैं कि मिनरल विटामिन लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन दिखा दें। अदरवाइज़ कैलोरी कंजम्पशन पूछते हैं कि आप दिन में क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, आपकी डाइट क्या है डेली। मेंटल हेल्थ फंक्शन के 2 टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि स्लाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर 2-4 टेस्ट ऐसे लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी है। एक MMSE है और एक है GDS। MMSE है आपका मेंटल हेल्थ फंक्शन टेस्ट है आपका, जिसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होती है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको MMSE बोलते हैं। दूसरी है आपकी गेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल, जिसको हम GDS बोलते हैं। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन दिलाई जाती है, कोई छोटा सा सवाल बोला जाता है, कोई एक्टिविटी बोली जाती है कि अच्छा ये करके दीजिएगा। जैसे अभी मैंने कोई एक सवाल पूछा, फिर तीसरे चौथे सवाल पे पूछकर मैंने दोबारा घूमकर मैंने दोबारा वही पहला सवाल कर लिया,
छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकॉल, आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरे के अंदर जो है वो स्क्रीन डिप्रेशन चेक कर रहे होते हैं बस, GDS में, गेरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल में। और ये क्या था, फिज़िकल हेल्थ चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्टेज हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं। उसके लिए हम गेट टेस्ट करने के लिए बस बर्ज बैलेंस टेस्ट है हमारे पास, ट्रेनिटी मोबिलिटी इंडेक्स टेस्ट है हमारे पास, जैसे वॉकिंग टेस्ट भी है। हम क्या करते हैं कि 3 मिनट के लिए बोलते हैं कि आप 1 माइल तक वॉक करें फुल स्पीड से 3 मिनट, या फिर 3 मिनट के लिए हम जो फुट स्टेप टेस्ट करवाते हैं अल्टरनेटिव लेग्स पे, और फिर उनका VO2 मैक्स चेक करते हैं। और हम ये चेक करते हैं कि उनके जब वो चल रहे हैं तो उनका जो कौन सा बोन था, हमारे पास हिप बोन होता है ना, इसके अंदर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, पेल्विस बोन, उनके पेल्विस बोन की जो है वो मूवमेंट चेक करते हैं हम। उनके एक एक स्टेप के साथ हम उनका गेट चेक करते हैं कि उनका कदम रखने का जो तरीक़ेकार है जो हमारे पास प्रिंट हुआ होता है हमारे फ्लोर्स के ऊपर, वो कितना चेंज हुआ है और कितना ज़्यादा एंगल्स में चेंज आया है। इस चीज़ें हम चेक करते हैं। सर्टेन टेस्ट है। सोशल फंक्शन चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, जिस तरह हम वहाँ पे पार क्यों पूछ रहे होते हैं, इस तरीके से इनका थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि फैमिली से जो है इनका कितना इंटरेक्शन, सॉरी मैंने फीमेल कहते हैं, फैमिली से इनका कितना इंटरेक्शन है। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास ओल्डर अडल्ट हैं उनके अंदर जो डिप्रेशन का रीज़न है वो यही है कि फैमिली और बच्चे उनसे बात नहीं करते, उनको अकेला कमरे में छोड़ देते हैं टीवी के साथ, या ऐसे भी चाहे तो वो फिर इसलिए डिप्रेशन में। और हमें ये जो पता चला स्टडी से कि वो बुज़ुर्ग हजरात जिनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, वो बनस्बत उनके जिनके साथ बहुत बड़ी फैमिली होती है, वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता। और अकेलापन जो है वो सबसे बड़ी मौत है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि इंसान बोलता हुआ पैदा हुआ है ना। फॉल्स आर रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अच्छा, सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम काम करते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे ओल्डर्स में जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, कि उनका फीमर का जो है वो नेक ज़्यादातर फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन फ्रैक्चर हो जाती है, तो उनके गिरने की वजह से होती है। इसके 2 रीज़न होते हैं, मल्टीपल रीज़न है, एक इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रीज़न में उनकी कमज़ोरी वगैरह आ सकती है, कि वो कमज़ोर थे, उनकी मेडिकेशन चल रही थी किसी चीज़ की, या मस्कुलर स्केलेटल इम्पेयरमेंट आ गई थी, या वो बैलेंस नहीं कर पाए, एज के साथ साथ ये चीज़ें आई थी। दूसरी चीज़ होती है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, के एनवायरनमेंट में वो किस काम से जा रहे थे, फ्लोर कैसा था, उन्होंने सेफ्टी मेजर्स लिए थे नहीं लिए थे, उन्होंने वॉकिंग एड ली हुई थी या नहीं ली हुई थी, फ्लोर कैसा था, या वो किसी टेंशन में तो नहीं थी। ये सारे फैक्टर्स को मिलकर जो वो काम करते हैं, उनको फॉल को हम कंट्रोल करने से बचाते, मतलब गिरने से जो बचाते हैं उनको। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली क्वालिफाइड होते हैं, उनको दोनों फैक्टर्स पे काम करना आता है। एक क्वेश्चनर लेते हैं वो, उस क्वेश्चनर के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि कौन से फैक्टर्स इस बंदे पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा काम कर रहे हैं या इंट्रिंसिक फैक्टर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है पेशेंट को डील कर लेते हैं ईजिली। अब दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, कि लोकेशन ऑफ फॉल इंपॉर्टेंट है, कि भाई कहाँ पे गिरे हैं, एक्टिविटी प्रायर टू फॉल क्या कर रहे थे जो गिरे हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यूज़ ऑफ वॉकिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन, मैंने बात मैंने पीछे कर ली है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। मेडिकेशंस, स्क्रीनिंग फॉर वाइटल साइंस के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं और पूछते भी हैं उनसे कि वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं और हम कौन सी दे रहे हैं। मेडिकेशंस, एसोसिएटेड ड्रग रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, सेडेटिव्स वगैरह। स्क्रीनिंग फॉर सेंसरी सिस्टम, ये आपने देखा हुआ होगा स्नेलन चार्ट, जिससे हम आई टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उनका भी आई टेस्ट बिल्कुल इसी तरीके से होता है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, साउंड सुनाकर, इजी टेस्ट है, आपको पता होगा। अभी जो है स्क्रीनिंग अपराइट कंट्रोल बैलेंस, इसके लिए टाइम एप गो टेस्ट, मैंने कहा था ना टेस्ट आएंगे, इसके अंदर उसका नाम थोड़ा सा आपने याद रखना है। स्क्रीन टूल यूज अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंज और रेंज ऑफ मोशन दोनों को साथ चेक करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं। बर्ज बैलेंस स्केल, फंक्शनल रीच टेस्ट, टाइम अप एंड गो टेस्ट, ये हमने काइनेसियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, फिर भी हम दोबारा देखते हैं उनको। इसमें क्या होता है कि हम चलाकर देखते हैं उन्हें स्टेप्स के ऊपर, दूसरा आंखें बंद करके चलाकर देखते हैं उन्हें। हम उनको बैठे बैठे कहते हैं कि इस चीज़ को पिक करें और रख दें, तो ये होते हैं फंक्शनल रीच टेस्ट, बर्ज बैलेंस टेस्ट और टाइम एंड गो टेस्ट। ठीक हो गया। अब है आपका असेसमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की असेसमेंट के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे मीटर्स होते हैं, पोडियोमीटर, एक्सेलरोमीटर और कैलोरीमीटर, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि वो कितने दिन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। या तो हम उनको मोबाइल देते हैं ऐसा, जिसके अंदर ये सब, मोबाइल बहुत ईजी चीज़ है ना, उनके मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करके उनको दे दी, और अगले दिन आकर जो है चेक कर लिया कि उन्होंने कितने कदम चले हैं वो पूरे दिन में, और क्या उनका जो डिस्टेंस की जो क्या चलने की जो भी स्पीड थी एक्सेट्रा, तो हमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है पता चल जाती है। आजकल बड़ा इजी हो गया है। बिफोर इनिशिएटिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम, ओल्डर अडल्ट मस्ट बी स्क्रीन फॉर। अब कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम उनको हम दे रहे हैं ना, कि भाई आए और हमने क्वेश्चनर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करवा दी। क्वेश्चनर लेने के बाद
अगर हमारे पास उनके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री आती है या नहीं भी आती, क्योंकि वो ओल्डर एडल्ट्स हैं, हमने उनसे भी जो है वो टेस्ट उनके कुछ करवाने हैं, उनकी स्क्रीनिंग लेनी है, उनके वाइटल साइंस चेक करने के वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और कौन सी मेडिसिन से उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। दूसरा, चेस्ट पेन या फीवर तो नहीं है या हो तो नहीं जाती हल्की सी मेहनत करने के बाद। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट बीट इरेगुलरिटीज, वेट लॉस चेक करना है, हार्निया स्वेलिंग, जॉइंट स्वेलिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें उनकी चेक करनी है। 1 माइल टेस्ट करवाना है जिसको हम रॉकफोर्ड 1 माइल टेस्ट कहते हैं। 1 माइल वॉक फॉर फास्टर स्पेस, ठीक है, फास्टर स्पेस पे जितना फास्ट वो चल सकते हैं 1 माइल की वॉक करवानी है, या 3 मिनट जो है वो स्टेप अप टेस्ट करवा सकते हैं हम, जिसमें हम उनका जो वो अल्टरनेटिंग एस्टिमेट VO2 मैक्स जो है वो चेक करते हैं। दैट्स इट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि जो हम बस कंटिन्यूस स्किल फिजिकल फंक्शन एक्टिविटी टेस्ट है जिसको हम करवाते हैं, इसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि वो उनका जो एंगल है जिससे वो झुक जाते थे, मुड़ जाते थे, उनमें फ़र्क आया तो ऑब्वियसली फिर स्पाइन डैमेज हो गया, स्पाइन में कोई इशूज़ होंगे, तो हमें पता चल जाता है कि उनका फिर इंड्योरेंस पावर कितनी है, और उसके हिसाब से जो है हम उनको एक्टिविटी दे रहे होते हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है और हमने उठा के उनको 2 किलो का वजन भी दे दिया ना अगर आर्म्स लगाने के लिए, तो उन्होंने गिर जाना है, ठीक है। मॉडरेट एक्सरसाइज भी उनसे नहीं होगी, तो हमने ये टेस्ट भी करवाना होता है जिसको हम कहते हैं कि CSPFP, यानी कंटिन्यूस स्किल फिजिकल फंक्शन परफॉर्मेंस टेस्ट। दूसरा है फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, PPT, SS मल्टीपल डोमेन्स ऑफ फंक्शन, बहुत सारे डोमेन्स को चेक कर रहा होता है, ये डेली लिविंग को, स्ट्रेंथ को, मोबिलिटी को, डेक्स्टरिटी को। और अपर टेस्ट हमने पढ़ा था ओल्डर एडल्ट्स में होता है फिटनेस के लिए, ये भी वॉकिंग टेस्ट की तरह ही होता है। और ये सीनियर फिटनेस टेस्ट ये होता है फंक्शनल मोबिलिटी जो ओल्डर्स में हो जाती है ना, इमोबिलिटी, फंक्शनल इमोबिलिटी जो ओल्डर्स में हो जाती है वो चेक करने के लिए कि मोबिलिटी कितनी है। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है हमारे पास, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी है, 2 मिनट वॉक टेस्ट, 3 मिनट वॉक टेस्ट भी है, जो कि सीनियर फिटनेस के लिए चेक होता है। बच्चों को करवाते हैं या फिर सीनियर्स को करवाते हैं। बच्चों को भी इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उस वक्त अपनी कॉन्शियसनेस में प्रॉपर्ली नहीं होती, और बड़ों को भी यानी ओल्डर एडल्ट्स को भी इसलिए करवाते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस या तो खो चुके होते हैं या बहुत कम होती है उनके पास, ठीक है। 6 ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी चेयर स्टैंड 8 फीट अप एंड गो, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट जो हम, एक 3 मिनट का टेस्ट होता है, एक 6 मिनट का टेस्ट होता है, एक 1 माइल वॉक होती है, एक जो है आपकी स्टेप अप टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज रिकमेंडेशन क्या है कि आपने 30 मिनट या की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवानी है, हफ्ते में सारे दिन करवानी है, अगर कोई सीरियस जो वो हेल्थ इशू नहीं है तो। और आपका जो पेशेंट है ना वो विदिन 2 महीने में रिकवर कर जाएगा और बाकी नॉर्मल लोगों से जो है एक्टिव होगा। हमने देखे है ना बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, ये मैंने बुक का नाम और चैप्टर लिखा हुआ है जहाँ से ये बनाई हुई थी, तो हमें बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिनको हम जानते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्योंकि जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से माइक टायसन को देख सकते हैं हम, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो टर्मिनेटर में थे, तो अच्छी खासी एज होने के बावजूद भी वो फिटनेस लें क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के भी जो ओल्डर एडल्ट्स हैं वो अपने पैरों पे चलते रहें और हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें समझते हैं कि हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हम वैसे भी करवा सकते हैं उनको। हमें अगर जितने अभी हम जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, 2nd सेमेस्टर हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं उन्हें और उनको भी एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ये हमारी स्लाइड ख़त्म हो गई है, आगे जल्दी से दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे और जल्दी जो है कोर्स खत्म करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।